अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली रज़ा भागत और आज हम बात करेंगे हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में। हाजी शरीयतुल्लाह 1781 को फ़रीदपुर में, जो कि एक छोटा सा गांव था ईस्ट बंगाल का, जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर पैदा हुए। इनके वालिद एक फार्मर थे, यानी वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनका हिस्ट्री में ज़िक्र हो या हिस्ट्री में कोई कंट्रीब्यूशन हो। इसके बावजूद हाजी शरीयतुल्लाह हिंदुस्तान का बड़ा नाम है। वो क्यों है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब वो हज करने के लिए अरबिया गए तो वहाँ पर 19 साल तक रहे। इन 19 सालों में उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत चेंज हो चुकी थी और वो मुतासिर हुए थे शेख अब्दुल वहाब से, शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए उनकी आइडियोलॉजी से, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी थी अराउंड ऑब्लिगेशंस, यानी जो भी इस्लाम में फ़राइज़ हैं। तो जब ये हिंदुस्तान वापस आए तो इन्होंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो दारुल हरब में रह रहे हैं। दारुल हरब का मतलब है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर रूल करने वाले नॉन मुस्लिम्स होते हैं। तो इनका बिलीफ ये था, इनका मानना ये था कि मुसलमानों की जो मिज़रेबल कंडीशन है वो इसी वजह से है कि वो दारुल हरब में रहते हैं, यानी यहाँ पर रूल करने वाले नॉन मुस्लिम हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक मूवमेंट शुरू की जाए जिसका नाम रखा जाए फ़राइज़ी मूवमेंट। अब उस मूवमेंट का मकसद क्या था? एक तो इस्लाम को प्यूरिफाई करना। इस्लाम तो वैसे ही प्यूरिफाइड था, लेकिन वो इस्लाम जो हिंदुस्तान में था उसकी दूसरी शक्ल हो चुकी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें दूसरे कल्चर्स की मिक्स हो चुकी थी। तो इनका काम ये था कि ये फ़राइज़ को प्रोमोट करेंगे, यानी बेसिक्स की तरफ, फंडामेंटलिज़म की तरफ लाएंगे लोगों को। तो जब इन्होंने ये मूवमेंट शुरू की तो इन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ही वॉज़ वर्किंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द हिंदूज़ ऑफ इंडिया ऑन द सेम टाइम। तो ये बहुत मुश्किल थी उनके लिए इस पे काम करना, लेकिन ही वॉज़ डिटरमिन्ड और उन्होंने अपना काम जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान उनको ज्वाइन करने लग गए। जब वो अरबिया से वापस आए तो जो कंडीशन थी मुसलमानों की, ये इतना आसान नहीं था कि उन्हें किसी मूवमेंट में शामिल किया जाए, लेकिन क्योंकि वो बंगाल में थे और बंगाल में ऑपरेशन बहुत ज़्यादा था, यानी लोगों पर इतना जुल्म था। जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो अक्सर मुसलमान थे और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो हिंदू थे और उनके ऊपर फिर ब्रिटिश थे। मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए थे और वो उन टैक्सेस को देने के बाद बहुत थोड़ा उनके पास बचता था लाइफ गुजारने के लिए, और उनका जो कल्चर था या उनका जो मज़हब था वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका था। उसमें इम्प्योरिटीज़ आ चुकी थी, दूसरे कल्चर उन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे। तो हाजी शरीयतुल्लाह की फ़राइज़ी मूवमेंट ने ना सिर्फ ये कि उनको फ़राइज़ की तरफ वापस लाए, लेकिन ये प्रॉमिस भी करवाया कि आगे की पूरी ज़िंदगी वो समझें कि राइटियस होकर गुजारेंगे, नेक होकर गुजारेंगे और फ़राइज़ को मुकम्मल तरीके से अंजाम देंगे। उसके साथ साथ जिदोजहद करते रहेंगे नॉन मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ जो उनके ऊपर रूल करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। जब ब्रिटिश ने ये देखा कि इनका काम जो है और इनका नाम बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में, तो उन्होंने फिर इनको जेल में डालने की कोशिश की। जब वो नाकाम हुए तो ज़ोर ज़बरदस्ती इनको वहाँ से निकाल दिया, बंगाल से निकाल दिया बाहर किसी और इलाके में। ये वहीं पर इनकी डेथ हो गई। फिर इनके मोहसिनुद्दीन, इनके जो बेटे हैं, इफ़ आई एम नेमिंग इट करेक्टली, तो मोहसिनुद्दीन आई थिंक उनका नाम था इनके बेटे का। उन्होंने फिर वो जिद्दोजहद जारी रखी और उन्होंने क्या किया कि थोड़ी बहुत चेंजेस की जो इफ़ेक्टिव चेंजेस थी। एक तो उन्होंने क्या किया कि जो भी बंगाल के इलाके थे वो सर्किल्स में डिवाइड कर दिए। इससे क्या हुआ कि हर सर्किल का एक खलीफा बनाया गया। अब उस खलीफे का काम था कि वो वहाँ के मामलात को देखेगा, लोगों को फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर करेगा, या समझे कि कोशिश करेगा, इनकरेज करेगा कि वो फ़राइज़ को सरअंजाम दें जो इस्लाम में फ़राइज़ हैं। और ऑपरेशन के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ जो ब्रिटिश और हिंदूज़ उनके लिए कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। और इनका मेन काम था अगेंस्ट टैक्सेस, यानी जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे पीजेंट्स पे और फार्मर्स पे, उनको रिमूव किया जाए या कम किया जाए। तो इस पे वो काम कर रहे थे। जब इनके लिए भी ब्रिटिश को लगा कि ये भी अपने वालिद की तरह हमारे लिए ख़तरा बन चुके हैं, तो फिर इनको भी जेल में डाला गया और फिर कुछ अर्से के बाद इनकी डेथ हो गई। अब देखिए, फ़राइज़ी मूवमेंट एक आम मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि इसने जिहाद को प्रोमोट किया था, इसने
स्पिरिचुअलिटी को दोबारा वापस किया था मुसलमानों की, और जो फ़राइज़ मुसलमान भूल चुके थे और दूर हो चुके थे फ़राइज़ से, उनको वापस उन फ़राइज़ की तरफ लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। आज तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अगर हम कहेंगे वो तो हिंदुस्तान के लिए कर रहे थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कर रहे थे, नहीं। ये जो यूनिटी उन्होंने मुसलमानों में पैदा की, वहाँ से एक सेल्फ बिलीव क्रिएट हुआ मुसलमानों में आगे के लिए भी, कि हम अपने डिमांड्स मनवा सकते हैं यूनाइट होकर। और फिर आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह मुख्तलिफ़ डिमांड्स होती गई मुसलमानों की, और आखिर में जाके मुसलमानों ने एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की। तो शुरू से जो शाह वलीउल्लाह ने काम किया, शेख अहमद सरहंदी ने काम किया, सैयद अहमद शहीद ने काम किया, और फिर हाजी शरीयतुल्लाह ने जो काम किया, ये सारी चीज़ें ये रियलाइज़ करवाने में मदद मिली मुसलमानों को कि आप यूनाइट होकर कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है फ़राइज़ी मूवमेंट का। ये सिर्फ़ एक छोटे वक्त के लिए नहीं थी, ये बहुत बड़े पैमाने पे बाद में आपने देखा कि बंगाल किस तरह यूनाइट हो गया, और फिर एक अलग मुल्क पाकिस्तान बन गया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली वो बाद में फिर बांग्लादेश बन गया, अलग हो गया। उसके बारे में हम अगली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया पिछले लेक्चर्स की तरह। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान हिस्ट्री एंड कल्चर के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंशाल्लाह कवर किए जाएंगे विद इंग्लिश एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनको हेल्प मिल सके, या हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।